तो चलिए दोस्तों, घटनासार की जो आपकी करंट अफेयर की मैगजीन की सीरीज चल रही है उसमें आपका ये 10वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम ऑपरेशन अभियान, योजना परियोजना और विज्ञान प्रौद्योगिकी और कुछ जो आयोग इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक का पार्ट हम उसमें कंप्लीट करेंगे। अब आपकी लगभग 2 से 3 क्लासेस और रहेंगी, जो आपका स्पोर्ट का सेक्शन रह गया है और कुछ आपका डिफेंस का पोर्शन बचा हुआ है और दिवस सिवस कुछ छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं। तो आपके 2 से 3 क्लासेस में वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप अगर डिमांड करेंगे तो जो भी टॉपिक आप बताएंगे, करंट अफेयर का होगा या स्टैटिक्स का होगा, तो उस पर आपकी क्लास करवाई जाएगी। और यूजुअल आपको क्लास में पता ही है क्या होता है, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ये घटना सार के आपके हैंड रिटन के नोट्स आपको एज इट इज टेलीग्राम पर पीडीएफ फ्री कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन और अभियान घटनासार की जो आपके करंट अफेयर हैं उसको हम देखेंगे। पहला टॉपिक क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको उतनी वरीयता दी जाएगी, जो कम इंपॉर्टेंट होंगे उनको वन लाइनर के तौर पर देखते हुए समझते हुए चलेंगे। अब पहला टॉपिक क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यूएसए की सेना ने क्या किया है? यूएसए की सेना के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, बहुत फेमस ऑपरेशन था। और आपको पता है कि ये क्या हुआ था, इसमें वेनेजुएला की राजधानी काराकस में यूएस की सेना घुसी, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार करके यूएसए वापस ले गए। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। जब अमेरिका ने मतलब ट्रंप ने अपनी पोस्ट डाली तब हमें पता चला कि अच्छा ये घटना भी हो चुकी है। सोचिए, एक संप्रभु राष्ट्र में ऐसी भी घटना हो जाती है। तो इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट भी बनाई गई थी मेरे ही द्वारा, तो आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको एक शॉर्ट की लिंक भी मिल जाएगी, अब वहां जाके भी इसको शॉर्ट को देख सकते हैं। तो ऑपरेशन आपका जो एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था, यूएस की सेना के द्वारा चलाया गया था। और 2 से 3 जनवरी 2026 की रात को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी के साथ सिलिया फ्लोरेंस जो उनकी पत्नी है, दोनों को क्या कर लिया गया? यूएस की सेना के द्वारा गिरफ्तार करके अमेरिका वापस ले जाया गया है। अब देखते हैं वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं डेल्सी रोड्रिगेज। जब राष्ट्रपति को किडनैप करके या मतलब गिरफ्तार करके यूएस की सेना ले गई, तो उसके बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाई गई हैं डेल्सी रोड्रिगेज, जो यूएसए की जो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी पहले, इनको अभी राष्ट्रपति बनाया गया है डेल्सी रोड्रिगेज। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु भारत के द्वारा चलाया गया है, नवंबर 2025 में से चलाया गया है। कहां के लिए चलाया गया है? श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह के लिए भारत का ये राहत ऑपरेशन था। श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह के लिए भारत का ये राहत ऑपरेशन था, जो हम अपनी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चला रहे हैं। तो ऑपरेशन सागर बंधु में श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह के लिए भारत का ये राहत ऑपरेशन था। अब याद कैसे रखेंगे दितवाह? देखिए, ऑपरेशन सागर बंधु, सबसे पहले सागर बंधु से पकड़ेंगे। हमारे जो सागर लगा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, तो हमारा सागर का बंधु, बंधु मतलब मित्र, तो हमारा सागर में हमारा मित्र कौन है? देखिए, हमारा सागर में एकमात्र ही ऐसा मित्र है जो हमसे बाउंड्री शेयर करता है एक प्रकार से, तो वो है आपका श्रीलंका। तो सागर का बंधु है आपका श्रीलंका। और श्रीलंका में जब देखिए दितवाह, जब तबाही आएगी, जब हमारे मित्र के पास तबाही आएगी, मित्र के देश में तबाही आएगी, तो हम उसकी सपोर्ट में आगे सबसे पहले खड़े होंगे। तो ऑपरेशन सागर बंधु, सागर बंधु हमारा मित्र, सागर का हमारा मित्र श्रीलंका, और श्रीलंका में आपका जब तबाही आएगी तो आपको चक्रवात का भी नाम याद हो गया, देश का भी नाम हो गया, ऑपरेशन का भी नाम हो गया। तो ऐसे कुछ आप निमोनिक्स या ट्रिक्स बना के अपने दिमाग में इसको फिट बैठा लें। उसके बाद देखते हैं आईएनएसबी कॉन्डिन ओमान के लिए रवाना हुआ है। ये क्यों आईएनएसबी कॉन्डिन आपका चर्चा में था, इसको समझते हैं। क्योंकि नौसेना का यह इंजन रहित पारंपरिक जहाज था। ऐसा जहाज जिसमें इंजन नहीं है, मतलब पारंपरिक जहाज था नौसेना का, इंजन रहित, और जिसमें कीलों के बजाय, मतलब कि जो नाव के पटिए लगे होते हैं उनमें कीलों से जोड़ने के बजाय उसको नारियल के रेशों के प्रयोग से जोड़ा गया है। तो मतलब इसमें पारंपरिक तौर तरीकों का प्रयोग किया गया है, जिसे हम स्टिच्ड शिल्प तकनीक, मतलब स्टिच्ड मतलब होता है सिलना, और शिप मतलब शिप को, तकनीक मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम नारियल के रेशों का प्रयोग करके उस शिप को स्टिच्ड करते हैं, मतलब उसको सिलते हैं, जिसमें कि लोहे की कीलों का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही इसमें इंजन होता है। जहाज के इसके कमांडर कौन थे? विकास सोरेन और वाई हेमंत और विकास सोरेन इसके कमांडर थे। आईएनएसबी कॉन्डिन ओमान के लिए ये रवाना हुआ है। पारंपरिक जहाज है, इंजन रहित है, जिसमें कीलों की जगह नारियल के रेशों का जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। अब इसके कमांडर को कैसे याद रखेंगे? आप याद रख सकते हैं हेमंत सोरेन। विकास शेरून को आप सोरेन पढ़िए, हेमंत सोरेन आप जानते हैं झारखंड के आपके चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके पिता आपके शिबू सोरेन थे।
जो अभी पिछली क्लास में चर्चा में रहे थे, जिन्हें अभी पद्म भूषण मिला हुआ है, दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे और झारखंड के 3 बार के सिटिंग मतलब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। झामुमो के संस्थापक थे। सारी न्यूज आपको उनके बारे में भी बताई थी। तो आप हेमंत सोरेन के नाम से आप इनके दोनों नाम याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा यूनिक टॉपिक था, इसलिए आपको बताया गया है। उसके बाद देखिए समुद्र प्रदक्षिणा। समुद्र प्रदक्षिणा क्या है? प्रदक्षिणा से आप जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। प्रदक्षिणा पथ होता है जो जो आपके किसी भी टेम्पल या मंदिर के आसपास जो चलने के लिए, घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। तो तीनों सेनाओं की महिलाओं के एक दल के द्वारा समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण का एक अभियान है। तो तीनों देशों की जो हमारी महिलाएं हैं, उनके एक दल, 10 लोगों के एक दल के द्वारा समुद्री मार्ग से सी रूट से पूरे विश्व का भ्रमण करना, पूरे विश्व के भ्रमण का एक अभियान है। किसके द्वारा? तीनों सेनाओं की महिलाओं के द्वारा। और इसमें आईएनएस त्रिवेणी द्वारा पार्टिसिपेट, मतलब आईएनएस त्रिवेणी को प्रयोग में लाया जा रहा है। अब त्रिवेणी को कैसे याद रखना है? त्रिवेणी तीन से तीनों देशों की, तीनों सेनाओं की महिलाएं कर रही हैं, इसीलिए आईएनएस त्री से मतलब तीन, तो तीनों सेनाओं की महिलाएं इसलिए भाग ले रही हैं, इसलिए आईएनएस त्रिवेणी का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए नहीं, वो तो आपको याद रखने के लिए बताया जा रहा है। अब प्रदक्षिणा से आप समझ ही गए होंगे, प्रदक्षिणा मतलब कि घूमना, सर्कुलर घूमना। तो यही है कि समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण एक अभियान है, आईएनएस त्रिवेणी के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं ओशन स्काई 2025। ओशन स्काई 2025 युद्धाभ्यास हुआ है आपका। ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना का एक युद्धाभ्यास है। बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एयरफोर्स का ये क्या है? युद्धाभ्यास है। अक्टूबर 2025 में ये हुआ था। कैनारी द्वीप स्पेन पर, गांडो एयर स्पेस में। ये आपका स्पेन के कैनारी द्वीप पर है। इस अभियान में भाग लेने वाला भारत पहला गैर नाटो देश बन गया है। इंपोर्टेंस इसकी इसीलिए है, वैसे ओशन स्काई हर साल होता है, हर बार होता है, उतना इंपोर्टेंस नहीं होता है, बट हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तक इसमें हमेशा नाटो देश ही शामिल होते थे, नाटो देश की सेनाएं भाग लेती थी। एयरफोर्स का ये युद्धाभ्यास है, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि पहली बार कोई गैर नाटो कंट्रीज ने इसमें भाग लिया है। और वो कौन बना है? ऑब्वियस सी बात है, भारत पहला गैर नाटो देश बन गया है जो इस युद्धाभ्यास में भाग लेता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब सारे युद्धाभ्यास की देखिए आपकी एक साथ सारणी बना दी गई है। युद्धाभ्यास एक तरफ कौन से देश के साथ हुआ है, कहाँ आयोजन हुआ है, और देखिए जैसे ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किए हैं उनका आयोजन इंडिया में हुआ है, जैसे बेलगावी, उमरोई, महाजन फील्ड राजस्थान है आपका, या आपका देखिए तिरुवनंतपुरम है, या आपका जोधपुर है। तो ये इंपॉर्टेंस आपको ग्रीन कलर दिखाता है। उसके बाद हम सारे युद्धाभ्यास को देखेंगे, उनको ट्रिक्स के साथ, देश के साथ याद करेंगे उनका कहाँ आयोजन हुआ है। सबसे पहले देखिए एक साथ ही आपके मित्र शक्ति, मैत्री शक्ति, हरिमऊ शक्ति और अभ्यास सारे आपको एक साथ दिए गए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, एक साथ आपके सारे याद हो जाएं। अब देखिए मित्र शक्ति आपका कहाँ हुआ है? श्रीलंका में, मतलब भारत का श्रीलंका के साथ हुआ है। ये हुआ है बेलगावी, कर्नाटक में। कैसे हम याद रखेंगे? सबसे पहले में ये टारगेट होता है, ये तो सब बता देंगे कि आपको मित्र शक्ति श्रीलंका, बेलगावी कर्नाटक में हुआ है, नवंबर 2025 में हुआ है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि मित्र शक्ति, मैत्री, हरिमऊ शक्ति ये सब आएंगे तब कंफ्यूजन होगी कौन सा किस देश के साथ होता है। तो देखिए मित्र शक्ति हमें कैसे याद रखना है? जब हमारा मित्र शक्तिशाली होगा, मित्र को हम शक्तिशाली से, शक्ति को शक्तिशाली से पढ़ेंगे। जब हमारा मित्र शक्तिशाली होगा और हम उसके सामने यदि नाटक करेंगे, बेलगाम लगा के, बिना कोई लगाम लगाए हुए यदि हम उसके साथ सामने नाटक करेंगे तो वो हमारी लंका लगा देगा। कुछ ऐसा मैट्रिक बना के याद करने की 2 बार पढ़ेंगे। जो जिसने पिछली क्लास देखी होगी, पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, मतलब इसके पहले जो घटनासार या घटना चक्र की सीरीज चली है उसमें भी हमने सेम ऐसी ही ट्रिक्स बनाई है। हम ट्रिक को बदलेंगे नहीं, जिस देश की जैसे ट्रिक बनाई है हम उसी हिसाब से ट्रिक बनाएंगे। तो हमें क्या होगा, जिसने भी पहले पढ़ी होगी उसको ये कुछ नया नहीं लगेगा इसमें। तो हमारा मित्र जब शक्तिशाली होगा और हम उसके सामने बेलगाम लगाते हुए नाटक करेंगे तो वो हमारी लंका लगा देगा। तो मित्र शक्ति होता है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमारा शक्तिशाली मित्र, पड़ोसी मित्र हमारा कौन सा है? जैसे हमने सागर में हमारा बंधु देखा था, उसी प्रकार से हम अपने पड़ोसी मित्र को देखते हैं जो शक्तिशाली है, तो कौन है? श्रीलंका है। उसके बाद देखते हैं, मित्र शक्ति देख लिया श्रीलंका के साथ। अब देखिए मैत्री है आपका थाईलैंड के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ और मैत्री है आपका थाईलैंड के साथ, जो हुआ है आपका उमरोई मेघालय में। अब मैत्री कैसे याद रखेंगे? देखिए मैत्री को पढ़ना है हमें मित्र से। जब हम केवल मित्र, अकेला मित्र, मित्र शक्ति तो आपको बता दिया शक्तिशाली मित्र, और मैत्री है तो हम मित्र के साथ कहाँ जाते हैं? थाईलैंड जाते हैं। आप किसके साथ थाईलैंड जाना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे हम अपने मित्र के साथ जाना थाईलैंड पसंद करेंगे। तो मैत्री को हम मित्र से याद करेंगे तो थाईलैंड आप देखेंगे। थाईलैंड किसके साथ जाएंगे? हम मित्र के साथ।
उसके बाद उमरोई मेघालय, मेघालय को याद करना है मदिरालय से। तो थाईलैंड जाओगे मित्र के साथ तो आप यहाँ तो जाओगे ही, ऑब्वियस सी बात है। थाईलैंड जाएंगे मित्र के साथ तो मेघालय मदिरालय तो जाएंगे ही। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं शक्ति। शक्ति एक्सरसाइज होती है फ्रांस के बीच, ये मैगजीन में नहीं दी गई थी, बट आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाने के लिए और सारे एक साथ निमोनिक्स और ट्रिक्स देने के लिए आपको ये लगाया गया है यहाँ। शक्ति 2025 हुआ है आपका फ्रांस के साथ। ये आपका बायलैटरल मतलब कि सॉरी बायलैटरल कह रहा हूँ, द्विवार्षिक ये आपका सैन्य अभ्यास है। फ्रांस के साथ हुआ है, शक्ति आपका द्विवार्षिक है और ये फ्रांस में हुआ है, इसलिए खास इंपोर्टेंट नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है शक्ति हुआ है आपका फ्रांस के साथ और हरिमऊ शक्ति होता है आपका मलेशिया के साथ। उसके बाद अभ्यास गरुण है, ये भी आपका फ्रांस के साथ होता है, लेकिन अभ्यास जो गरुण है ये आपका वायुसेना एयरफोर्स का ये आपका युद्ध अभ्यास है। आपका गरुण एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है और आप अपने गरुण विमान को जानते ही हैं। गरुण विमान आपका एक प्रकार से एरोप्लेन का काम करता है, तो ये आपका हवा में रहता है, एरोप्लेन का काम करता है, तो इससे आप वायुसेना समझ जाएंगे। अभ्यास गरुण वायुसेना का है, फ्रांस में ही हुआ है, दोनों ये फ्रांस के। बस आपको याद रखना है शक्ति और गरुण दोनों फ्रांस के साथ होते हैं। भारत के युद्ध अभ्यास शक्ति और गरुण फ्रांस के साथ होते हैं। अब हरिमऊ शक्ति देखना है। हरिमऊ शक्ति हुआ है आपका मलेशिया में और ये आपका महाजन फील्ड राजस्थान में हुआ है। महाजन फील्ड राजस्थान में आपके दो युद्ध अभ्यास हुए, एक अजय वॉरियर, एक हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति आप कैसे याद रखेंगे, हम हरि से पकड़ेंगे इसमें, हरि और मलेशिया, यहां मलेशिया का हम सिया पकड़ेंगे। हरि कौन है आपके, राम भगवान को हम हरि बोलते हैं और सिया सीता माता को, तो हरि से हम सिया मिला सकते हैं, तो हरि सिया। तो हरिमऊ शक्ति मलेशिया के साथ होता है और ये आपका महाजन फील्ड राजस्थान में होता है, महाजन फील्ड राजस्थान में होता है। और अजय वॉरियर आपका है ब्रिटेन के साथ, ये भी आपका महाजन फील्ड राजस्थान में हुआ है, अजय वॉरियर। और अभ्यास कोंकण, कोंकण से तो आप समझ ही जाएंगे कि भारत में हुआ होगा, कोंकण पश्चिमी तट पर हुआ होगा और कोंकण तट पे होगा, तो ये आप समझ जाएंगे कि नेवल आपका या नेवी की एक्सरसाइज होगी। कोंकण तटीय क्षेत्र में एयरफोर्स करने नहीं जाएगी, आपका थल सेना करने नहीं जाएगी, कौन जाएगी, आपकी नेवी जाएगी। तो कोंकण अभ्यास जो हुआ है ब्रिटेन के साथ, ये आपका नेवी का एक्सरसाइज है और आपके कोंकण पश्चिमी तट पे हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ब्रिटेन के दोनों एक साथ डालने थे, इसलिए आपको ये भी डाला गया है, अजय वॉरियर और आपका अभ्यास कोंकण। ठीक है, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मित्र शक्ति देखा, मित्र शक्तिशाली होगा, आप बेलगाम लगाते हुए नाटक करेंगे तो वो आपकी लंका लगा देगा मित्र शक्ति। मैत्री, मैत्री को मित्र से करेंगे तो मित्र के साथ हम थाईलैंड जाएंगे, केवल मित्र होगा तो थाईलैंड, और अगर मित्र के साथ शक्ति होगी तो हम बेलगाम नाटक करेंगे, तब वो हमारी लंका लगा देगा, ऐसे बड़ा बनाना है। ठीक, शक्ति और अभ्यास गरुण दोनों आपके देखिए फ्रांस के साथ होते हैं। गरुण हमारा आपका जो एयर हवा में रहता है, गरुण विमान के बारे में आपने सुना होगा, इसलिए ये वायुसेना का है, दोनों फ्रांस में हुए हैं, बहुत कम चांस है पूछे जाने का। बट आपका हरिमऊ, हरिमऊ शक्ति आपको हरि से और सिया से बताया है, हरि और सिया। हरिमऊ शक्ति आपका मलेशिया के साथ होता है, महाजन फील्ड राजस्थान में। यहाँ आप इंडोनेशिया से कंफ्यूज मत होइएगा बस, क्योंकि इंडोनेशिया में भी सिया आता है, पिछली बार भी यही आपको कंफ्यूजन दूर कराई थी कि आपको हरिमऊ शक्ति मलेशिया से याद रखना है, मलेशिया में हुआ है। अजय वॉरियर ब्रिटेन, अभ्यास कोंकण ब्रिटेन, ये नेवल आप कोंकण से समझ जाएंगे और कोंकण तट पे हुआ हुआ इजी है। उसके बाद देखिए आपका अभ्यास कोंकण हुआ है ब्रिटेन के साथ, लेकिन युद्ध अभ्यास होता है आपका अमेरिका के साथ, अलास्का अमेरिका में हुआ, ये भी पुराना है, चाहे तो दिमाग में रखिए, अभ्यास कोंकण और युद्ध अभ्यास। उसके बाद देखिए अभ्यास INROKN, अभ्यास इंडिया ROKN, ये हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ ऐसे शेप में भी रखा है। ये हुआ है दक्षिण कोरिया के साथ, हुआ भी है ये दक्षिण कोरिया में, लेकिन भारत का दक्षिण कोरिया के साथ ये पहला युद्ध अभ्यास था, वो भी नेवल युद्ध अभ्यास, मतलब नेवी के साथ हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है, लेकिन ये हुआ है पहली बार किसी देश का भारत के साथ नेवल या नेवी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अभ्यास INROKN, इससे आप समझ जाएंगे। अब ये दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है, कोई ऐसा नाम डालेगा जिसके साथ एक्सरसाइज होती है तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर देंगे। अभ्यास एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन होता है किसके साथ, मालदीव के साथ, और हुआ है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम अपने केरल में होता है, तो केरल सबसे नजदीक मालदीव से आपका कौन सा राज्य है, केरल है, इसीलिए आप इसको भी समझ जाएंगे कि मालदीव के साथ यदि कोई युद्ध अभ्यास होगा तो वो आपका नीचे की साइड, साउथ की साइड सबसे नीचे राज्य आपका केरल पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम में होगा मालदीव के साथ, और एक्यूवेरिन एक्सरसाइज होती है आपकी मालदीव के साथ। उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन होता है आपका UAE के साथ, अबू धाबी में होता है ये। और उसके बाद अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ है आपका सिंगापुर में, और ये मतलब सिंगापुर के साथ हुआ है, और आपका ये किस जगह हुआ है, ये हुआ है जोधपुर में।
अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और जोधपुर में हुआ है ये, तो आप इससे भी समझ जाएंगे। अब आपको सारे अभ्यास बता दिए गए हैं, किस देश के साथ होते हैं, कहाँ हुए हैं, कब हुए हैं, कुछ इनको भी याद, नवंबर में जैसे, सितंबर में, जुलाई में। यदि इससे क्वेश्चन बनेगा तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा जो आप इस नोट से कर लेंगे। यदि बहुत हद तक पूछा जाएगा, जैसे पिछले के पिछले साल पूछा गया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, तब मंथ वाइज एक ही मंथ के 2 युद्ध अभ्यास तक दे दिए थे, तो उसको लगाना बहुत टफ पड़ जाता है, तब आपको उसको उस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहां से आपके लगभग सारे युद्ध अभ्यास खत्म होते हैं। अब देखते हैं योजनाएं और कुछ परियोजनाएं। देखिए, रेस्पॉन्ड बास्केट 2025, रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 योजना इसरो के द्वारा चलाई गई है। समझ लीजिए क्या है ये। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करना, जो भविष्य के मिशन है इसरो के लिए, जैसे आपका गगनयान जाएगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन जाएगा, चंद्रयान 5 या 4 जाएगा, तो ये सब जो भविष्य के मिशन है, इसके लिए रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 स्कीम या योजना चलाई गई इसरो के द्वारा। इसमें क्या होगा, विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी प्रस्ताव होंगे वो इसरो के द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे और उनका प्रयोग भविष्य के मिशन के लिए किया जाएगा। यहाँ से आप क्लियर समझ गए होंगे रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 क्या है। उसके बाद देखिए, काफी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है जो हम हर बार कहते हैं कि इससे क्वेश्चन बनेगा। हर क्लास में आपको एक या दो टॉपिक ऐसे बताए जाते हैं जिससे आपको एक क्वेश्चन बनना तय होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत प्रबल संभावना है कि पूछा जाएगा। 23 फॉर 23 पहल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है। इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड डे 2023, सॉरी, इंटरनेशनल लियोपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो स्नो लियोपर्ड डे कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर 2025 को ही इसी दिन 23 फॉर 23 पहल आपकी स्टार्ट की गई है। इस अवसर पर भारत ने अपनी पहली नेशनल स्नो लेपर्ड सेंसस भी शुरू किया है। ये क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। 23 फॉर 23 पहल कब चलाई गई है, किसके द्वारा चलाई गई है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो आपका 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस दिन चलाई गई है। इस अवसर पर भारत ने अपनी पहली स्नो लेपर्ड सेंसस भी शुरू किए, मतलब स्नो लियोपर्ड हुए जो आपकी, उनकी जनगणना भी शुरू की है। तो स्नो लियोपर्ड जनगणना 2025 में सबसे ज्यादा स्नो लियोपर्ड किस राज्य में है ये देखते हैं। लद्दाख में आपके 477 हैं, उसके बाद यूके और हिमाचल में आपके 51 है। चूंकि स्नो लियोपर्ड है तो स्नो आपके स्टेट्स में होगा, लद्दाख सबसे ज्यादा, यूके उसके बाद हिमाचल प्रदेश। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, लद्दाख आपका 477। ज्ञान भारतम मिशन, आपका ज्ञान भारतम मिशन आपको देखिए स्टार्टिंग की फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में भी कराया था, जब आपको हैंड नोट से नहीं करा रहे थे। ज्ञान भारतम पोर्टल का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था संस्कृति मंत्रालय 12 सितंबर को। और इसमें बताया था कि किस प्रकार हम अपने प्राचीन ज्ञान या प्राचीन पांडुलिपियों को, जो बिखरा हुआ ज्ञान है, उसको संरक्षित करते हैं और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं कि किस प्रकार नई पीढ़ी इस ज्ञान का प्रयोग करेगी। तो ज्ञान भारतम मिशन है आपका, और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान, जो हमारी पांडुलिपियां थी, जो उसमें बिखरा हुआ ज्ञान है, हम उसको पहले संरक्षित करेंगे, फिर उसको हम नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे उस ज्ञान को। ठीक है, क्लियर होगा, आपको पहले भी समझाया, दूसरी बार आया थोड़ा, इसलिए इसकी महत्वता के लिए आपको डाल दिया ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण क्या है? एनएचएआई के द्वारा चलाया गया है। आपकी जबकि बुक में क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा चलाया गया, आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, जबकि ये एनएचएआई के द्वारा चलाया गया है। मैंने वेरीफाई भी कर लिया इसको। तो प्रोजेक्ट आरोहण आपका 26 अगस्त को एनएचएआई द्वारा चलाया गया। क्या है ये प्रोजेक्ट आरोहण? प्रोजेक्ट आरोहण है, टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके लिए स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उनको जाने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। किसको? टोल प्लाजा पर जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, प्रोजेक्ट आरोहण, उनके बच्चों का आरोहण हो। ठीक है, आप यहां से समझ जाएंगे। उसके बाद मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र, ये आप कई बार जब हम लोगों का वॉर हो रहा था, इंडो पाक वॉर चल रहा था, उसके समय आपने काफी चर्चा में सुना होगा। और तो ये 15 अगस्त को हमारे 2025 को चलाया गया है। 10 वर्षीय आपका ये मिशन है। मिशन सुदर्शन चक्र है क्या ये आपका एक भारत का स्वदेशी आयरन, जैसे आपने आयरन डोम सुना है, इजराइल की आयरन डोम प्रणाली है जो जो एयर डिफेंस सिस्टम है। तो भारत का मिशन सुदर्शन चक्र स्वदेशी एडीएस, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है ये। आयरन डोम इजराइल और गोल्डन डोम यूएसए की जैसी ये आपकी वायु रक्षा प्रणाली है।
इसमें आपकी पूरी एयर डिफेंस को कवर किया जाएगा और वो भी इंडिजीनियस, मतलब कि वो भी पूर्णतः स्वदेशी रहेगी। मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा कि इंडो पाक वॉर के समय हमारी एयर डिफेंस कितनी मजबूत थी, उसका भी नमूना हमने और पूरे विश्व ने देखा है। उसके बाद देखते हैं दो आयोग और समितियां थी, तो इनको देख लेते हैं एक बार। आधार की नवोन्मेषण रूपरेखा सुझाव हेतु एक समिति बनाई गई है नीलकंठ मिश्रा जी के द्वारा। ये क्या है, UIADAI, जो आपकी आधार की समिति है, इसकी अध्यक्ष भी हैं। और ये आधार की नवोन्मेष रूपरेखा सुझाव देने हेतु जो समिति बनाई गई है, उसके भी नीलकंठ मिश्रा जी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये आधार, जो आपका आधार आता है, UIDAI बोला जाता है, जिसको यूनिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, उसके नीलकंठ मिश्रा जी अध्यक्ष हैं और इस समिति के भी उनको अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आयोग समितियां आपको डालनी थी, बहुत सारी थी, तो जो इंपॉर्टेंट लगी वो आपको डाल दी थी। ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक समिति बनाई गई है, इसमें आशा मेनन न्यायाधीश जो हैं उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। याद कैसे रखेंगे, देखिए ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के लिए किसी के द्वारा आशा जगाई गई है, तो आशा मेनन जी के द्वारा ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक आशा जगाई गई है, ठीक है। यहां से आप समझ गए होंगे। उसके बाद सम्मेलन और महोत्सव देखते हैं। अब देखिए 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी शिखर समिट जो हुआ है 2025 का, ये आपका दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ है। इसकी थीम क्या थी, प्रभाव के लिए नवाचार, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद करने के लिए डाल दिया ताकि इसकी थीम यदि पूछी जाए तो आपको याद रह सके। 11वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंपॉर्टेंट है ये। 11वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन आपका कपूरथला के हरियाणा में हुआ है, मतलब हरियाणा के कपूरथला में, सॉरी पंचकूला में, मैं कह रहा हूँ कपूरथला, पंचकूला हरियाणा में आपका 11वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंटरनेशनल साइंस समिट आपका जो हुआ है वो हुआ है पंचकूला हरियाणा में। इसकी थीम क्या थी, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम जा ही रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता तो आपको अच्छे से पकड़ना है। विज्ञान महोत्सव है, तो विज्ञान से हम समृद्धि की ओर जब जाएंगे तभी हम आत्मनिर्भर भारत के ओर कदम बढ़ा सकेंगे। तो हमें ऐसे याद रखना है, 11वां आपका अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकूला हरियाणा में हुआ है। हरियाणा इसीलिए आपको अच्छे से याद रखना है, दिल्ली में नहीं हुआ है, ना यूपी में हुआ है, तो आपको हरियाणा याद रखना है। विज्ञान से समृद्धि, जब हम विज्ञान में के क्षेत्र में समृद्धि करेंगे तभी हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि आवश्यक है। इस प्रकार से आपको 11वें अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम याद हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन, पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो आपका समिट हुआ है ग्लोबल का, मतलब WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन शिखर समिट दूसरा आयोजन हुआ है। इसका हुआ है भारत मंडपम दिल्ली में, और पहला आयोजन इसका हुआ था गुजरात में। दोनों आपको एक जगह दे दिए हैं, तो आपको दोनों याद रखना है। अब देखना है इसकी थीम क्या थी, संतुलन की पुनर्स्थापना। तो देखिए पहला इसका समिट हुआ है गुजरात में, और इसका दूसरा, इसका पुनर्संगठन, मतलब कि इसका पुनर्सम्मेलन ये भी हुआ है आपका भारत में, मतलब भारत की नई दिल्ली में हुआ है ये भी। तो हम दोनों समझ जाएंगे, पहला गुजरात में और इसका पुनर्सम्मेलन आपका नई दिल्ली में, तो आपको पुनर्स्थापना इसकी थीम भी याद हो जाएगी, संतुलन की पुनर्स्थापना। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए एग्जाम में, इस बार के प्रीलिम्स में। यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन हुआ है लाल किला नई दिल्ली में। लाल किला नई दिल्ली में यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सेशन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है दीपावली को। इसके पहले गरबा को 2023 में शामिल किया गया था, दुर्गा पूजा आपका 2021 में आया था। जब गरबा को शामिल किया गया था तो यूपीएससी के द्वारा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में हाल ही में किसको शामिल किया गया, दुर्गा पूजा, गरबा, या आपका दो और जैसे नवरोज और जो भी दिए थे, जैसे आपका नवरोज भी उसमें शामिल है, कुंभ मेला भी आपका उसमें शामिल है, दीपावली ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाना चाहिए। यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त से विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। इसका 20वां समिट हुआ है दिल्ली में, 21वां इसका सत्र होना है 2026 में चीन में, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। इस बार का समिट हुआ है दिल्ली में, दीपावली को शामिल किया गया, अगला समिट होना है चीन में। अगला देखते हैं टॉपिक, आईयूसीएन विश्व संरक्षण कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 2025 हुई है आपकी अबू धाबी में। आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025, आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी में आपके यूएई में किया गया है।
ये आपको याद रखना है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं भौतिकी ओलंपियाड 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो हमारा G20 का समिट हुआ था, कौन से G20 समिट की थीम, किस G20 समिट की थीम आपकी वसुधैव कुटुंबकम थी, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। इतना तक बता दिया। दिल्ली में G20 समिट जब हुआ था तो उसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। वो किस नंबर का आपका G20 समिट था, और उसके बाद के जो समिट हुए हैं, वर्तमान G20 का कौन सा समिट हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, ये आपको वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रबल संभावना है कि ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आपका, इसका आयोजन भी आपके भारत नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में हुआ है। इसकी थीम पूछी जा सकती है, इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की काफी संभावना है। सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग, सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग। अब देखिए सुर और सात राष्ट्र मतलब एक राग, सुर और राग क्यों लिए, क्योंकि ये बिम्स्टेक का संगीत महोत्सव है, बिम्स्टेक का आपका संगीत महोत्सव है। और सप्त सुर सात राष्ट्र क्यों लिए, क्योंकि बिम्स्टेक में 7 सदस्य होते हैं, तो यहां से आप थीम भी पकड़ लेंगे। अब हम देखते हैं बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, किस घोषणा पत्र, कहाँ हेडक्वार्टर। तो 1997 में की स्थापना हुई इसमें बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। 1997 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। जो हमारे बे ऑफ बंगाल के क्षेत्रीय संगठन है, उनको एक क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए 1997 में हमने थाईलैंड में बैंकॉक घोषणा पत्र होती है, इसका पहला सम्मेलन थाईलैंड में होता है, और इसका हेडक्वार्टर ढाका में बनाया जाता है। 1997 में इसकी स्थापना की जाती है। 7 देश कौन कौन से इसमें, तो देखिए हम चलेंगे भूटान से, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका और थाईलैंड। थाईलैंड याद रखिए, वरना आप अफगानिस्तान या कोई पाकिस्तान लगा दे, पाकिस्तान इसमें नहीं होता, इसीलिए हमने अपना बिम्स्टेक बनाया। अफगानिस्तान भी इसमें नहीं आता, क्योंकि इसका बे ऑफ बंगाल से ये लोग अपना बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। पाकिस्तान अरब सागर से जरूर करता है, लेकिन हम इसको भी शामिल नहीं करते, लेकिन हम केवल बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्रों को बिम्स्टेक में शामिल करते हैं। 1997 बैंकॉक घोषणा पत्र, हेडक्वार्टर ढाका और 7 सदस्य। अब आप कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से रोकिए वीडियो और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1967 में किस संगठन की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा ही की गई थी 1967 में, और उसका पहला सम्मेलन भी थाईलैंड में हुआ था। आप लोगों को बताना है कि 1967 में किस संगठन की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत की गई थी। उसमें भारत भी शामिल, उसमें सॉरी भारत शामिल नहीं है, और उसका पहला संगठन थाईलैंड में, पहला सम्मेलन थाईलैंड में हुआ था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 6वां बिम्स्टेक समिट जो रिसेंट में हुआ है, ये थाईलैंड में हुआ था, पहला भी थाईलैंड में हुआ था, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि बिम्स्टेक का रिसेंट का जो सम्मेलन हुआ है थाईलैंड में हुआ है। और इसी सम्मेलन में मोदी जी के द्वारा पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के घोषणा की गई थी, इसके आयोजन की घोषणा की गई थी कि इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। अब देखते हैं पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन। पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन आपका कैंडी श्रीलंका में हुआ है, और ये भारत के सहयोग से हुआ है। इसकी थीम पाली भाषा का भविष्य, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। अब देखते हैं हम साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे, उसके बाद क्लास लगभग आपकी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए ब्रेन स्टेंट का आपका भारत का पहला समर्पित क्लिनिकल ट्रायल सफल परीक्षण किया गया है। ब्रेन स्टेंट का आपका भारत का पहला समर्पित क्लिनिकल ट्रायल, अभी ट्रायल हुआ है लेकिन इसका ट्रायल सफलतापूर्वक हो गया है। गंभीर स्ट्रोक जिसे हम लकवा बोलते हैं, गंभीर स्ट्रोक के इलाज के लिए एम्स दिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, एम्स दिल्ली के द्वारा आपका ये ट्रायल किया गया है, और ये ट्रायल आपका सक्सेसफुल रहा है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि पहली बार भारत ने कोई ऐसा ट्रायल किया है जो गंभीर स्ट्रोक या लकवा के लिए, और सफलतापूर्वक ये ट्रायल पूरा किया गया है। किसके द्वारा, एम्स दिल्ली के द्वारा। गंभीर स्ट्रोक लगभग क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं जिसमें वाहिकाएं होती हैं आपका, जिसका खून बहता है, तो इसमें क्या होता है, क्लॉट पड़ जाता है और आपका खून धीरे धीरे जाना बंद हो जाता है, जिससे आपको लकवा मार जाता है। और इसी के लिए आपका ब्रेन स्टेंट बनाया गया है, जिससे इस चीज को आप सफलतापूर्वक निदान पा सकेंगे। एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया ये प्रोग्राम आपका। गाजर की नई प्रजाति खोजी गई है, टेट्राटेनियम मेलिलियानम, टेट्राटेनियम मेलिनियानम, इसकी खोज की गई है। क्या है ये, गाजर की नई प्रजाति है, और आपके जो वनस्पति विज्ञानी हैं जो आपके मणिलाल जी, उनके नाम पर इसको रखा गया है। तो मेलिनियानम और मणिलाल के नाम पर मेलिनियानम रखा गया है। यदि कुछ ऐसा शब्द आए या कुछ ऐसा टर्म्स आए तो आप इजीली समझ जाएं। अब सिकल सेल की बीमारी के लिए पहली स्वदेशी जीन थेरेपी तैयार की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है,
बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके नाम पर रखा गया है बिरसा 101। बिरसा 101 इसका नाम रखा गया है। ये क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है। आप क्रिस्प और कैस 9 बायोटेक्नोलॉजी में ये सब पढ़ते हैं, किस प्रकार बायोसीजर से आपका जो क्रिस्पर 9 तकनीक और कैस 9 जीन आप ऐड करते हैं। जैसे कोई देखिए, मान लीजिए आपने कोई डीएनए ली, कोई कोशिका ली, उसमें से फिर आपने डीएनए निकाला, उसका डीएनए में से आप जो भी टारगेटेड जीन होगा उस जीन को निकालेंगे, उस जीन को आप बायो कैंची के द्वारा काटेंगे। जो भी जीन आपको ऐड करना होगा, मान लीजिए आपको करना है कि रेड हेयर का आपको जीन ऐड करना है, तो रेड हेयर का जीन लेंगे आप और यहाँ आप ऐड कर देंगे और आप लैब में इसको फर्टाइल करा देंगे। तो जो भी बेबी तैयार होगा, जो भी जीन डाला जाएगा उस व्यक्ति या उस जंतु या उस जीव में सेम वही जीन के सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये होती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी की जीन एडिटिंग टेक्निक या थेरेपी। ठीक है, तो ये क्रिस्पर 9 बेस्ड जीन थेरेपी है। सिकल सेल क्या होता है, अब ये समझते हैं। सिकल सेल एक आनुवांशिक रोग है जिसमें आपकी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो आपके खून को मतलब आपके ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, वो क्या होती है, कठोर हो जाती हैं। दरांती के आकार की, दरांती आप जानते हैं ना कि मोथरा टाइप से होती है जिसमें धार नहीं रहती, दरांती के आकार की हो जाती हैं, इस टाइप की हो जाती हैं। और आपकी आरबीसी कठोर दरांती के आकार की हो जाती हैं और ये ऑक्सीजन को ले जाने में कम सक्षम रह जाती है। तो आरबीसी के काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो बराबर बनाए रखना। इसमें क्या होता है कि आरबीसी आपकी कठोर हो जाती है, दरांती के आकार की हो जाती है और ऑक्सीजन के कम ले जाने में सक्षम हो जाती है। तो ये आपका सिकल सेल बीमारी होती है जो आनुवांशिक रोग है। इसी के लिए आपकी स्वदेशी जीन थेरेपी बनाई है जिसका नाम रखा है बिरसा 101। और ये क्रिस्पर कैस 9 तकनीक आपको समझा दी है किस प्रकार जीन एडिटिंग थ्योरी होती है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं कुष्ठ रोग लेप्रोसी को नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो कुष्ठ रोग जो आपकी लेप्रोसी होती है, इसको नोटिफाइबल बीमारी मतलब कि इसका नोटिफिकेशन इसका रखना जरूरी है। जो भी आपके केसेस आएंगे आपको उनको 2 हफ्ते के भीतर गवर्नमेंट पोर्टल पर चढ़ाना होगा। कुष्ठ रोग लेप्रोसी, अब लेप्रोसी क्या होती है, ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है जिसमें पूरे शरीर में धब्बे चकत्ते, पूरे स्किन पे धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये होता है आपका कुष्ठ रोग लेप्रोसी और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया गया है। काफी इंपोर्टेंट ये न्यूज भी है। ये आपकी तियान मुशान वन, तियान मुशान वन नाम से ही समझ रहे होंगे, या तो जापान का होगा या चाइना का होगा। चीन का ये हाइड्रोजन ड्रोन है आपका, चीन का हाइड्रोजन ड्रोन है। आप समझ सकते हैं कि ड्रोन में कितनी सी बैटरी होती है, कितनी क्षमता होती है उस बैटरी की। उसको चीन ने हाइड्रोजन बैटरी लगा के उसको 188 किलोमीटर, समझिए 188 लगभग 200 किलोमीटर तक इसको उड़ाया है, जो कि 4 सवा 4 घंटे तक उड़ाया है। 4 घंटे 188 किलोमीटर तक उड़ने में सक्षम इस ड्रोन ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये चीन के द्वारा तियान मुशान वन ड्रोन बनाया गया, ये आप याद रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन, ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन टीएनपीबी, किसके द्वारा इसका पेटेंट लिया गया है, आईकार के द्वारा इसका क्या किया गया है, पेटेंट लिया गया है। और क्या होता है टीएनपीबी, आपको जैसे अभी बायोसीजर समझा रहे थे कि जीन एडिटिंग थ्योरी में किस प्रकार प्रोटीन या जैव आणविक कैंची का काम होता है। तो टीएनपीबी एक आपकी बायोसीजर या आणविक कैंची है जो लक्षित जीन के डीएनए को काटकर उसका अनुक्रम बदल देता है। मान लीजिए आपका ये जीन है, कोई भी जीन मान लीजिए, इसका एक आपने पार्ट उठाया, यहाँ से आपका ये डीएनए लिया उसका, मान लीजिए डीएनए जो डबल कुंडली संरचना होती है आप जानते हैं, डीएनए लिया, इसमें जो भी एडिटिंग करनी होगी तो बायोसीजर के द्वारा उस चीज में कट लगाया जाएगा। कट लगा के क्या करेंगे, जो भी जीन आपको ऐड करना होगा उस जीन को, वही बोल रहा है ना, आणविक कैंची है, लक्षित जीन के डीएनए को काटकर उसका अनुक्रम बदल देता है। अनुक्रम मतलब कि जिस आपका जो टारगेटेड जीन चाहिए आपको, वो टारगेटेड जीन में से आप डीएनए निकालेंगे, उसमें जो भी खराब या जो भी चीज ऐड करनी होगी उसको आप हटाएंगे, ऐड करेंगे और उसका अनुक्रम बदल देते हैं, जैसे क्रिस्पर 9 या कैस 9 तकनीक होती है। ये आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं और आपको यहाँ भी अच्छे से समझा दिया है। अब सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बनाया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो बेंगलोर स्थित है, बेंगलोर स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बनाया गया है। समझिए इसकी महत्वता आप कैसे समझेंगे, लगभग एक क्रेडिट कार्ड होता है जो एटीएम कार्ड होता है, उस उतने आकार का आपका ये कंप्यूटर होगा, समझ सकते हैं, इतना सा, लगभग इतना सा आपका ये कंप्यूटर होगा। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के द्वारा बनाया गया है। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम चंद्रमा आधारित जो हम प्रत्यूष मिशन में प्रयोग होगा। ये प्रत्यूष मिशन क्या है, आपका एक आपका रेडियो सैटेलाइट होगी जिसमें हम चंद्रमा के रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये सैटेलाइट भेजते हैं, जो प्रत्यूष मिशन में इसका प्रयोग होगा। और आगे आने वाले चंद्रमा के जो और मिशन चंद्रयान 4 5 भेजे जाएंगे
उसमें इसका प्रयोग किया जा सकेगा। तो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर आरआरआई इंस्टीट्यूट बेंगलोर के द्वारा बनाया गया है। हेपेटाइटिस डी को डब्ल्यूएचओ के द्वारा कैंसर कारक घोषित किया गया है। मतलब हेपेटाइटिस डी का जो वायरस है एचडीवी वायरस, इसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा कैंसर कारक, कैंसर के होने का कारक इसको घोषित किया गया है। यह गंभीर लीवर संक्रमण होता है हेपेटाइटिस डी। इसका वायरस एचडीवी, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस होता है। ये स्वयं संक्रमण नहीं करता है, मतलब ये स्वयं संक्रमण करने में सक्षम नहीं होता है। एचडीवी वायरस यदि किसी व्यक्ति में होता है, हो जाए मान लीजिए आपको, तो ये स्वयं आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा। बजाय कि यदि उस व्यक्ति को एचबीवी वायरस, एचबीवी वायरस मतलब कि क्या हुआ, जिसको पहले से हेपेटाइटिस बी होगा उसी को हेपेटाइटिस डी होगा, और आपका ये गंभीर लीवर का संक्रमण है, जिसमें आपका जिसको हेपेटाइटिस बी की उपस्थिति में ये संक्रमण फैला सकता है। केवल और केवल हेपेटाइटिस बी की उपस्थिति में ये संक्रमण फैला सकता है। तो सीधा समझे आप, हेपेटाइटिस डी को इसीलिए कैंसर का कारक घोषित किया गया है। ये कैंसर खुद से नहीं कर सकता है, लेकिन एचबीवी मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस की उपस्थिति में ये व्यक्ति के शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है, या लीवर का संक्रमण होता है। सब समझ गए होंगे अब। मलेरिया, जो छोटे बच्चों में मलेरिया होता है, उसकी पहली दवा बनाई है कॉर्टेम बेबी। नाम से ये समझ गए, बेबी मतलब बच्चों के लिए, कॉर्टेम है आपकी मलेरिया के लिए, कॉर्टेम है आपकी मलेरिया के लिए बनाई है नोवार्टिस कंपनी के द्वारा, और ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। यहाँ लिख लीजिएगा, चलिए लिख ही देते हैं। ये आपकी स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विस कंपनी आपकी नोवार्टिस, जिसके द्वारा आपकी कॉर्टेम बेबी छोटे बच्चों की दवा बनाई गई है। तो ये अब आप समझ जाएंगे, नोवार्टिस कंपनी के द्वारा, और मलेरिया की छोटे बच्चे की ये पहली दवा है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये पहली दवा है। उसके बाद देखते हैं एडफाल्सीवैक्स। एडफाल्सीवैक्स क्या है? भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन। बहुत पुरानी न्यूज है, मतलब बहुत पुरानी इन द सेंस जुलाई अगस्त के समय की, इसीलिए थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया की वैक्सीन है। क्योंकि मलेरिया का टॉपिक आया था, इसलिए आपको यहाँ एक भारत की जो पहली स्वदेशी मलेरिया की वैक्सीन है वो बता दी है, एडफाल्सीवैक्स, और छोटे बच्चों की मलेरिया की पहली दवा कॉर्टेम बेबी नोवार्टिस कंपनी के द्वारा। यहाँ आपका लगभग 100, मुझे लग रहा है 130 के आसपास पेज आपके घटना सार के खत्म हो गए होंगे। अब मुझे लग रहा है 25-30 पेज और बचे होंगे, और 2 से 3 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे, एक खेल की क्लासेस आपकी पूरी होगी उसमें, और डिफेंस, और भी जो आपका चैप्टर बचा हुआ है, आपके दिवस बचे हुए हैं या आपकी पुस्तकें बची हुई हैं, लगभग आपका पूरा 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, पूरी सीरीज बना दी गई, पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और अपना फीडबैक एक बार जरूर दिया कीजिए कि कुछ कमी लगी है, कुछ आपको अच्छाई लगी है, जो भी आपके में हो आप उसका फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।